फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। पर पूछा गया है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इन मैन इज। यहाँ पर पूछा गया है जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 1 to 5 days, ऑप्शन नंबर बी इज 5 to 15 days, ऑप्शन नंबर सी इज 15 to 30 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज 15 to 20 days। तो यहाँ पर हमें बताना है जापानीज एंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 5 to 15 days। जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 5 to 15 days रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया था। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहा जाता है? जो भी डिसीज कॉज करने वाला एजेंट है उस एजेंट के बॉडी में एंटर होने से लेके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 5 to 15 days। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following disease is an example of non-communicable diseases? यहाँ पर पूछा से कौन सा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो डिसीज कंडीशन है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंदर आती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो डिसीज एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती है। तो जो कैंसर है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ये तीनों ही डिसीज़ जो है 1 person टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में रखा गया है। उसके बाद पूछा गया है द काला अजहर फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो काला अजहर फीवर होता है ये किसके बाइट की वजह से होता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए इज हाउस फ्लाई बाइट, ऑप्शन नंबर बी इज टेस्टिस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी इज सैंड फ्लाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्रैगन फ्लाई। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के बाइट की वजह से काला अजहर फीवर जो है ये होता है। और ये जो डिसीज़ है ये लेशमेनिया पैरासाइट की वजह से होती है। वाइसरल लेशमेनियासिस इज स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई बाइट। सैंड फ्लाई बाइट के द्वारा ये होता है। दिस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन यूजुअली स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। और जो ये लेशमेनियासिस है ये इंटरनल ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो इन्हें अफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड टू स्ट्रेस। यहाँ पर पूछा गया इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज कंडीशन है जो कि स्ट्रेस से लिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी इज डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये स्ट्रेस की वजह से नहीं होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। बाकी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है यह भी जो है स्ट्रेस से ही जो है लिंक रहता है। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन ये तीनों ही डिसीज़ कंडीशन हैं जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से अकर होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्राइमरी प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज टू प्रिवेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसे हम ओरल हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइमरी प्रायोरिटी क्या होगी इनमें से।
ऑप्शन नंबर ए इज डेंटल कैरीज, ऑप्शन नंबर बी इज ओरल अल्सरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज एस्पिरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज बैड ब्रीथ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि एक अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा और हम उसे ओरल हाइजीन दे रहे हैं तो वो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, किस चीज़ से प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरेशन। जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल हाइजीन देते हैं तो हम पेशेंट को एस्पिरेशन से प्रिवेंट करते हैं। जो भी माउथ में सिक्रीशन होता है, ओरल हाइजीन की हेल्प से हम जो भी माउथ में जो भी सिक्रीशन रहता है उसे रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो उसे एस्पिरेट ना करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी मेडिकेशन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए इज मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी इज मेथाडोन, ऑप्शन नंबर सी इज हेपेरिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, बाकी मॉर्फिन, मेथाडोन ये सभी जो हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बॉडी में किस ऑर्गन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हार्ट, ऑप्शन नंबर बी इज किडनी, ऑप्शन नंबर सी इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रेन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बॉडी में कौन से ऑर्गन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, किडनी। किडनी के द्वारा जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ डीएनए वायरस। इनमें से कौन सा है जो कि डीएनए वायरस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज हर्पीस वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एडिनो वायरस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि डीएनए वायरस नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है ये डीएनए वायरस नहीं है, ये एक आरएनए वायरस होता है। उसके बाद पूछा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ओवम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इज बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एचसीजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम के डेवलपमेंट के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम का डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग कॉजेज पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग है जो कि पुअर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका साइड इफेक्ट देखा जाता है पुअर विजन या फिर कलर परसेप्शन में डिफ़िकल्टी होती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट में पुअर विजन और कलर परसेप्शन की डिफ़िकल्टी के देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज रिफाम्पिसिन, ऑप्शन नंबर सी इज पायराजिनामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एथाम्ब्यूटोल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल की वजह से पेशेंट में पुअर विजन के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेलीफोन नंबर फॉर नेशनल एम्बुलेंस सर्विस इन इंडिया इज। यहाँ पर पूछा गया है टेलीफोन नंबर बताना है इंडिया में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 108 102, ऑप्शन नंबर बी इज़ 100 and 108, ऑप्शन नंबर सी इज़ 100/102 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 100 and 110। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में जो है टेलीफोन नंबर 108 और 102 नंबर जो है ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर ओटाइटिस एक्सटर्ना। यहाँ पर पूछा गया है ओटाइटिस एक्सटर्ना का अदर नेम और क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्विमर्स ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज प्लम्बर्स ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज मेनियर्स ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इलेक्ट्रीशियन ईयर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्विमर्स ईयर। और ओटाइटिस एक्सटर्ना को ही स्विमर्स ईयर भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया द मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इज। यहाँ पर पूछा गया है ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज रिफ्रैक्टिव एरर, ऑप्शन नंबर बी इज ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैटरेक्ट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी कैटरेक्ट। ब्लाइंडनेस होने का मेजर कॉज जो है वो कैटरेक्ट रहता है। उसके बाद पूछा गया है द मोस्ट कॉमन डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर इनमें से जो मोस्ट कॉमन डेंजरस एक्सपोजर है रेडिएशन का वो इनमें से कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर बी इज एब्डोमिनल एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी इज चेस्ट एक्सरे एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिटी स्कैन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है मोस्ट कॉमन और डेंजरस एक्सपोजर कहलाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। उसके बाद पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड अ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन। यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिल्ड्रंस के लिए नेशनल पॉलिसी को कौन से ईयर में अडॉप्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इज अगस्त 1974, ऑप्शन नंबर बी इज सितंबर 1972, ऑप्शन नंबर जनवरी 1980 एंड ऑप्शन नंबर डी इज दिसंबर 1978। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1974। अगस्त 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी जो है चिल्ड्रंस के लिए बनाई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है होमन साइन इज यूज्ड टू असेस। यहाँ पर पूछा गया है होमन साइन इनमें से किस डिसीज कंडीशन को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज वुंड सेप्सिस, ऑप्शन नंबर बी इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेमाटोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमन साइन जो है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे असेस किया जाता है। और जो होमन साइन है इट वाज डिफाइंड बाय जॉन होमन्स इन 1941 एज डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द नी अपॉन फोर्स्ड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट। होमन साइन जो है ये जॉन होमन्स ने 1941 में इसे डिस्कवर किया था। और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंडीशन में जो पेशेंट का फुट रहता है उसे डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं। अगर डॉर्सीफ्लेक्शन करने पर फुट का जो पेशेंट की काफ मसल होती है वहाँ पर यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए होमन साइन यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इन्फ्लेमेटरी एक्ज्यूडेटिव फेस ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक्ज्यूडेटिव फेस होता है वुंड हीलिंग का वो कब तक होता है, कितने समय तक। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 to 4 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 5 to 20, ऑप्शन नंबर डी इज़ 21 days to a month।
आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 to 4 डेज। जो इन्फ्लामेटरी फेस होता है, एक्सुडेटिव फेस होता है वुंड हीलिंग का, उसका ड्यूरेशन होता है 1 to 4 डेज। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MPNHM स्टाफ नर्स की, वहाँ पर जाकर आप और क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू।